रात के लगभग 12 बजे का समय रहा होगा। मैं सोने की कोशिश कर रहा था। शायद कुछ देर में मैं सो भी जाता। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इतनी रात को कौन आया है, यह सोचकर मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा पंकज खड़ा है। पंकज ने अंदर आकर लाइट ऑन की, फिर कुछ घबराया हुआ सा पास बैठ गया। क्यों पंकज, क्या बात है, इतनी रात गए? पंकज ने एक लंबी सांस ली, फिर बोला, महेश का फ़ोन आया था, रविशंकर चाचा। क्या हुआ रविशंकर को? बीच में उसकी बात काटते हुए मैं उठकर बैठ गया। किसी अज्ञात आशंका से मन घबरा उठा। आपको महेश ने बुलाया है, लेकिन हुआ क्या? शाम को तो वह हंस बोल कर गए हैं। बीमार हो गए क्या? कुछ कहा नहीं महेश ने? मैं बिस्तर से उठा। पजामा बनियान पहने था, ऊपर से कुर्ता और डाल लिया। दरवाजे से स्लीपर पहनकर बाहर निकल आया। पंकज ने कहा, मैं बाइक निकालता हूँ, अभी पहुँचा दूंगा। मैंने मना कर दिया। 10 मिनट का रास्ता है, टहलते हुए पहुँच जाऊंगा। पंकज ने ज़्यादा आग्रह भी नहीं किया। मोहल्ले के छोर पर मंदिर वाली गली में ही तो रविशंकर का मकान है। गली में घुसते ही लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। घर की बत्तियां जल रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं दरवाजे पर पहुंचा ही था कि महेश सामने आ गया। बाहर आकर मेरा हाथ पकड़ा। मैंने हाथ छुड़ाकर कहा, पहले यह बता कि हुआ क्या है? इतनी रात गए, क्यों बुलाया भाई? मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए वहीं दरवाजे की सीढ़ी पर बैठ गया। गर्मी के दिन थे, पसीना पसीना हो उठा था। नेहा, एक गिलास पानी तो ला चाचा जी को। महेश ने आवाज़ दी और उसकी छोटी बहन नेहा तुरंत पानी लेकर आ गई। महेश ने पानी मेरे हाथों में थमा दिया। मैंने पानी वहीं सीढ़ियों पर रख दिया। फिर महेश से बोला, आखिर माजरा क्या है? रविशंकर कहाँ है? कुछ तो बताओ भी, कि बस पहेलियाँ ही बुझाते रहोगे। वह ऊपर है, महेश ने बताया। ठीक ठाक तो है? जी हाँ, अब तो ठीक ही है। अब तो का क्या मतलब? कोई अटैक वगैरह पड़ गया था क्या? डॉक्टर को बुलाया कि नहीं? मैं बिना पानी पिए ही उठ खड़ा हुआ और अंदर आंगन में आ गया, जहाँ महेश की पत्नी आभा और बच्चे सब बैठे थे। मैंने पूछा, सुधीर कहाँ है? ऊपर है, दादाजी के पास, बच्चे ने बताया। आंगन के कोने से लगी सीढ़ियाँ चढ़कर मैं ऊपर पहुंचा। सामने वाले कमरे के बीचों बीच एक तख्त पड़ा था। कमरे में मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। एक गंदे से बिस्तर पर धब्बेदार गिलाफ वाला तकिया और एक पुराना फटा कंबल पड़ा था। तख्त पर रविशंकर पैर लटकाए गर्दन झुकाए बैठे थे। फिर नीचे जमीन पर बड़ा लड़का सुधीर बैठा था। क्या हुआ रविशंकर? अब क्या नाटक रचा गया है? कोई बताता ही नहीं। मैं धीरे धीरे चलकर रविशंकर के करीब गया और उन्हीं के पास बगल में तख्त पर बैठ गया। तख्त थोड़ा चरमराया, फिर उसकी हिलती चूलें शांत हो गई। तुम बताओ सुधीर, आखिर बात क्या है? सुधीर ने छत की ओर इशारा किया। वहाँ कमरे के बीचों बीच लटक रहे पुराने बंद पंखे से एक रस्सी का टुकड़ा लटक रहा था। नीचे एक तिपाही रखी थी, फांसी लगाने को चढ़े थे। वह तो मैंने इनकी घुटी घुटी आवाज़ सुनी और तिपाही गिरने की धड़ाम से आवाज़ आई तो दौड़ कर आ गया। देखा कि रस्सी से लटक रहे हैं। तुरंत ही मैं पैर पकड़कर कंधे पर उठा लिया। फिर महेश को आवाज़ दी। हम दोनों ने मिलकर जैसे तैसे इन्हें फंदे से अलग किया। चाचा जी, यह मेरे पिता नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन है। अपनी उम्र तो भोग चुके, आज नहीं तो कल इन्हें मरना ही है। लेकिन फांसी लगाकर मरने से तो हमें भी मरवा देते, हम भी फांसी पर चढ़ जाते, पुलिस की मार खाते, पैसों का पानी करते और घर द्वार फूंक कर इनके नाम पर फंदे पर लटक जाते। अब चाचा जी आप ही इनसे पूछिए, इन्हें क्या तकलीफ है? गरम खाना नहीं खाते, चाय पानी समय पर नहीं मिलता, दवा भी चल ही रही है। इन्हें कष्ट क्या है? हमारे पीछे हमें बर्बाद करने पर क्यों तुले हैं? सुधीर ने कुछ खुलकर बात करनी चाहिए, लेकिन यह सब हुआ क्यों? दिन में कुछ झगड़ा हुआ था क्या? कोई झगड़ा टंटा नहीं हुआ। दोपहर को सब्जी लेने निकले तो रास्ते में अपने यार दोस्तों से भी मिल आए हैं। बिजली का बिल भी भरने गए थे। फिर गोलू के स्कूल जाकर साइकिल पर उसे ले आए। हमने कभी भी रोक टोक नहीं लगाई। अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हैं। घर में इनका मन ही नहीं लगता। सुधीर बोला, लेकिन तुम लोगों ने इनसे कुछ कहा सुना क्या? कुछ बोलचाल हो गई क्या? मैंने पूछा। अरे नहीं चाचा जी, इनसे कोई क्या कह सकता है? बात करते ही काटने को दौड़ते हैं। आज कह रहे थे कि मुझे अपना चेकअप कराना है। फुल चेकअप, वह भी डॉक्टर विकास की पैथोलॉजी लैब में। हमने पूछा भी कि आखिर आपको परेशानी क्या है? कहने लगे कि परेशानी ही परेशानी है, मन घबरा रहा है।
अकेले में दम घुटता है। पिछले महीने ही मैंने इन्हें सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया था। जांच से पता चली कि इन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर है। तभी महेश पानी का गिलास लेकर आ गया। मैंने पानी पी लिया। तब मैंने ही पूछा, सुधीर यह तो बताओ कि पिछले महीने तुमने इनका दोबारा चेकअप कराया था क्या? नहीं, 2 महीने पहले डॉक्टर नीलेश से कराया था ना, सुधीर बोला। 2 महीने पहले नहीं, जनवरी में तुमने इनका चेकअप कराया था सुधीर। आज इस बात को 11 महीने हो गए और चेकअप भी क्या था, शुगर और ब्लड प्रेशर, इसे तुम फुल चेकअप कहते हो? नहीं चाचा जी, डॉक्टर ने ही कहा था कि ज़्यादा चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक ठाक है। लेकिन सुधीर, इनका जी तो घबराता है, चक्कर तो आते हैं, दम तो घुटता है। मैंने कहा, अब आपसे क्या कहूँ चाचा जी, सुधीर कहकर हंसने लगा। फिर महेश को इशारा कर बोला कि तुम अपना काम करो ना जाकर, यहाँ क्या कर रहे हो? बेचारा महेश चुपचाप अंदर चला गया। फिर सुधीर बोला, चाचा जी आप मेरे कमरे में चलिए, इनकी मुख्य तकलीफ आपको वहाँ बताऊंगा। फिर धूर्ततापूर्वक मुस्कान फेंक कर चुप हो गया। मैं रविशंकर के जरा और पास आ गया और सुधीर से कहा, तुम अपने कमरे में चलो, मैं वहीं आ रहा हूँ। सुधीर ने बाहें चढ़ाई, कुछ आश्चर्य जाहिर किया, फिर ताली बजाता हुआ, गर्दन हिलाकर सीटी बजाता हुआ कमरे से बाहर हो गया। मैंने रविशंकर के कंधे पर हाथ रखा ही था कि वह फूट फूट कर रोने लगे। मैंने उन्हें रोने दिया। उन्होंने पास रखे एक मटमैले गमछे से नाक साफ की, आंखें पोंछी, लेकिन सिर ऊपर नहीं किया। मैंने फिर आत्मीयता से उनके सिर पर हाथ फेरा। अब की बार उन्होंने सिर उठाकर मुझे देखा। उनकी आंखें लाल हो रही थी, बहुत भयातुर, घबराए से लग रहे थे। फिर बुदबुदाए, भैया गोपाल, इतना कहकर किसी बच्चे की तरह मुझसे लिपटकर बेतहाशा रोने लगे। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। मैंने कोई विवाद नहीं किया। मैंने कहा, ठीक है, उठकर हाथ मुंह धो लो और अभी मेरे साथ चलो। उन्होंने बड़ी कातर और याचना भरी नज़रों से मेरी ओर देखा और तुरंत तैयार होकर खड़े हो गए। तभी सुधीर अंदर आ गया। क्यों, कहाँ की तैयारी हो रही है? इस समय इनकी तबीयत खराब है, मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ, सुबह आ जाएंगे। मैंने कहा, सुबह क्यों? साथ ले जा रहे हैं तो हमेशा के लिए ले जाइए ना। आधी रात में मेरी प्रतिष्ठा पर मिट्टी डालने के लिए जा रहे हैं ताकि सारा समाज मुझ पर थूके कि बुढ़े को रात में ही निकाल दिया। वह अपने मन का मैल निकाल रहा था। मैंने धैर्य से काम लिया। उससे इतना ही कहा, देखो सुधीर, इस समय इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं समझा बुझाकर शांत कर दूंगा। इस समय इन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। आप इन्हें नहीं जानते, यह नाटक कर रहे हैं, घर भर का जीना हराम कर रखा है। कभी पेंशन का रोना रोते हैं तो कभी अकेलेपन का। दिन भर उस मास्टरनी के घर बैठे रहते हैं। अब इस उम्र में इतनी गंदी हरकतों से हम तो परेशान हो उठे हैं, ना दिन देखते हैं ना रात। वहाँ मास्टरनी के साथ ही चाय पियेंगे, समोसे खाएंगे, और वह मास्टरनी। अब छोड़िए चाचा जी, कहने में भी शर्म आती है, अपना सारा जेब खर्च उसी पर बिगाड़ देते हैं। सुधीर अपनी दबी हुई आग उगल रहा था। इन्हें जेब खर्च कौन देता है? मैंने सहज ही पूछ लिया। मैं देता हूँ, और क्या? वह कमजात मास्टरनी देती है। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? उस कमबख्त ने न जाने कौन सी घुट्टी इन्हें पिला दी है कि उसी के रंग में रंग गए हैं। जरा जवान संभाल कर बात करो सुधीर, तुम क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? निर्मला प्रोफेसर है, उनका भरा पूरा परिवार है, पति एडवोकेट है, बेटा अफसर है। उन्हें इनसे क्या स्वार्थ है? बस हमदर्दी के चलते पूछताछ कर लेती है, इसमें इतना बिगड़ने की क्या बात है? अच्छा, यह तो बताओ कि तुम इन्हें जेब खर्च क्या देते हो? मैंने शांत भाव से पूछा। देखो चाचा जी, आप हमारे बड़े हैं, रवि के फादर हैं, इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारे घर के मामले में इस तरह छीछा लेदर करने की, हिसाब किताब पूछने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इनका खाना पीना, कपड़े लत्ते, चाय नाश्ता, दवा का लंबा चौड़ा खर्चा कहाँ से आ रहा है? अब आप इनसे ही पूछिए। आज 1,000 रुपये मांग रहे थे, उस मास्टरनी को देने के लिए हमने साफ मना कर दिया तो कमरा बंद करके फांसी लगाने का नाटक करने लगे। आप इन्हें नहीं जानते, इन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। एक अकेले आदमी का खर्चा घर भर से भी ज़्यादा कर रहे हैं तो भी चैन नहीं है, और आपसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। कहीं ऐसा न हो कि गुस्से में आकर मैं आपसे कुछ बदसलूकी कर बैठूं। अब आप बाइज्जत तशरीफ़ ले जा सकते हैं। इसके बाद तो उसने ज़बरदस्ती मुझे ठेल ठाल कर घर से बाहर कर दिया। सुधीर ने बड़ा अपमान कर दिया मेरा। मैंने कुछ निश्चय किया।
उस समय रात के 2 बज रहे थे। गली से निकलकर सीधा प्रोफेसर निर्मला के घर के सामने पहुंच गया। दरवाजा की कॉल बेल दबा दी। कुछ देर बाद दोबारा बटन दबाया। अंदर कुछ खटर-पटर हुई। फिर थोड़ी देर बाद रघुवीर ने दरवाजा खोला। मुझे सामने देखकर उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन औपचारिकतावश ही बोले, आइए आइए गोपाल जी, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। लुंगी बनियान पहने वह कुछ अस्त व्यस्त से लग रहे थे। एकाएक नींद खुल जाने से परेशान से थे। मैंने वहीं खड़े खड़े उन्हें संक्षेप में सारी बातें बता दी। तभी निर्मला भी आ गई। बहुत आग्रह करने पर मैं अंदर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गया। निर्मला अंदर पानी लेने चली गई। लौटकर आई तो पानी का गिलास मुझे थमाकर सामने सोफे पर बैठ गई और कहने लगी, यह जो सुधीर है ना, एक नंबर का बदमाश और बदतमीज आदमी है। रविशंकर जी का सारा पीएफ जो लगभग 10 लाख था अपने हाथ कर लिया। 8,000 पेंशन भी अपने खाते में जमा करा लेता है। इधर उधर साइन करके 2 लाख का कर्जा भी रविशंकर जी के नाम पर ले रखा है। इन्हें हाथ खर्चे के मात्र 100 रुपये देता है और दिन भर इनसे मजदूरी कराता है। साग सब्जी, आटा पिसाना, बच्चों को स्कूल से जाना लाना, धोबी के कपड़े, बिजली का बिल, सब कुछ रविशंकर जी ही करते हैं। फरवरी या मार्च में इसे पता चला कि रविशंकर का 3 लाख रुपए का बीमा भी है। शायद पहली बार इंस्टॉलमेंट पेमेंट के कागज हाथ लगे होंगे या पेंशन पेमेंट से रुपए कट गए होंगे। तभी से इनकी जान के पीछे पड़ गया है। बेचारे बहुत दुखी है। मैंने रघुनाथ जी से कुछ विचार विमर्श किया और फिर रात में ही हम पुलिस थाने की ओर चल दिए। उधर रघुनाथ जी ने फ़ोन पर संपर्क करके मीडिया को बुला लिया था। हमने सोच लिया था कि सुधीर का पानी उतार कर ही रहेंगे। अब यह बेइंसाफ़ी सहन नहीं होगी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब